आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो किस्सा कुर्सी का, जिसमें अब चर्चा उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिस पर सरकार से ज्यादा मुस्लिम पक्ष मुखर हो गया है। सरकार ने ना तो अभी कोई ऐलान किया है, ना ही ऑफिशियली कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर मुस्लिम नेताओं तक का भड़काऊ रिएक्शन आना शुरू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे भड़काऊ बयान दिया है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कह दिया है कि यूसीसी का कानून मुसलमान नहीं मानेंगे। सरकार कानून बना दे तब भी इसे नहीं माना जाएगा। मुसलमान कानून के मुताबिक नहीं, कुरान के मुताबिक फैसले करेगा। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं, हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। अगर किसी की पत्नी बहुत बीमार है या किसी की पत्नी के बच्चे नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाज़त से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध पर मोदी सरकार में नंबर 2 और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान सामने आया। राजनाथ सिंह ने यूसीसी का विरोध में विदेशी ताकतों की साजिश का शक जता दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही, कि क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? लेकिन मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस पर कोई एग्रेसिव पोस्चर एडॉप्ट नहीं करेंगे। और उसको हम लोगों ने तो बनाया नहीं था संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे एक से एक दिग्गज लोग थे, बनाया तो इन्हीं लोगों ने था। और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। तो एक तरफ सरकार ये कह रही है कि अभी तक इस पर सिर्फ चर्चा हो रही है, उससे ठीक पहले क्यों इसका विरोध हो रहा है, इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें हो सकती हैं, साजिश हो सकती है, ये बात अब सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी आर्टिकल 44 में क्या लिखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रयास करना, ये लिखा गया है, जिसको आधार बनाया जा रहा है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि ये मुसलमान विरोधी है और इसके लिए मुखरता से जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या लिखा गया है संविधान में वो हम आपको बता रहे हैं, और भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर इस पर बवाल क्यों हो रहा है। समर्थक जो है वो कह रहे हैं, आर्टिकल 44 की दलील दे रहे हैं जिसमें समान नागरिक संहिता की सलाह दी गई है, जबकि विरोधी आर्टिकल 25 की दलील दे रहे हैं जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। तो इन दोनों ही पक्षों की तरफ से हवाला संविधान का दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार अगर यूसीसी की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो विरोधी हैं वो इसे सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं। एसटी हसन का आपने बयान सुना जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुसलमान ये कानून नहीं मानेगा, आप ला दीजिए यूसीसी, लेकिन हम अपनी कुरान के हिसाब से ही चलेंगे। इसका विरोध क्यों, इस पर क्या सियासत हो रही है, आइए इसके मायने समझ लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, यूसीसी की जब जब चर्चा होती है जाहिर सी बात है इस पर सियासत होती है, तमाम विपक्षी दलों के कमेंट सामने आते हैं। इस बार विपक्षी दलों के साथ साथ जो मुस्लिम लीडर्स हैं या जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सबसे ज्यादा मुखर हैं। ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे आसानी से देश का माहौल खराब हो सकता है। क्या वाकई में यूसीसी के लिए ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाना ठीक है कि ये किसी एक समुदाय विशेष को परेशान करने के लिए आ रहा है? नहीं, बात यूसीसी की तो है ही नहीं, बात है एक नैरेटिव बनाने की कि हर हालत में किसी तरह से जो भी मुद्दा हो मुसलमानों से अगर रिलेटेड है तो उसको उसका विरोध किया जाए। सीए में मुसलमानों के लिए विरोध में क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि एक भी मुसलमान भारत के उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको मुद्दा बनाया गया कि ये मुस्लिम विरोधी है, जबकि मुसलमानों से उसका कोई लेना देना नहीं। उसमें जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो 6-7 मजहब पंथ के लोग थे, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन लोगों को नागरिकता देने, जो आ गए हैं भारत में उनको नागरिकता देने की बात थी। अब यूसीसी, देखिए ये कौन लोग विरोध कर रहे हैं? ये धार्मिक नेता नहीं, लीडर नहीं है, ये ठेकेदार हैं।
मजहब के ठेकेदार हैं, इनकी ठेकेदारी खतरे में है, इसलिए ये हल्ला मचाते हैं। इनसे कोई पूछे कि इतने इस्लामी देश हैं, 52-53 देश हैं दुनिया में, उनमें से ज़्यादातर में ये शरिया का कानून नहीं चलता। वहाँ के लोग कुरान को नहीं मानते, वहाँ के लोग इस्लाम को नहीं मानते, वो मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ यही मुसलमान हैं। तो जैसे ही यूसीसी आएगा, ये फतवे की राजनीति, ये सब जो है इनका, ये जो अशरफ कम्युनिटी है मुसलमानों में, एलीट जो है, उसका कब्जा है पूरे समाज पर। जो पसमानदा है या दूसरे हैं, वो जो है नीचे हैं, वो जो ये कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं। इन्होंने तो 3 तलाक का भी विरोध किया, तो अभी कह रहे हैं कि कानून नहीं मानेंगे। 3 तलाक का कानून मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? तो ये कहना केवल जो है भाषणबाजी है। कानून बनेगा तो इस देश का जो नागरिक है उसको मानना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं कानून मानेंगे तो उसकी सजा है, वो भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि देखिए मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनके जो मजहबी अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है, उनको जो है 2म दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। ये सब नैरेटिव आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी जो उत्तराखंड की कमेटी थी, उसकी जो रिपोर्ट छन कर आ रही बातें कि मुस्लिम समाज से बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके समर्थक हैं, जो इससे पीड़ित हैं वो समर्थन में हैं, जो इसका फायदा उठा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मामला इतना है। हर्षवर्धन जी, यूसीसी की बात हो या फिर ऐसे किसी भी मसले की बात हो जिसमें मुसलमान इन्वॉल्व हों, सबसे ज्यादा बयान सामने आते हैं उत्तर प्रदेश से, खासकर समाजवादी पार्टी के वो 2 मुखर सांसद जो ऐसे मसलों पर खुलकर बोलते हैं और कहीं ना कहीं भड़काने की भी कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे वो एसटी हसन साहब हो। हालांकि पार्टी इनके बयानों को ना तो निगल पाती है ना उगल पाती है, सिर्फ चुप्पी साधे रहती है। इसका सियासी असर क्या है? नहीं प्राची, मुझे लगता है कि देखिए, इसको यूं कह के छोड़ देना ठीक नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क हों या एसटी हसन हों, ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए लोग हैं, ये बाकायदा जनप्रतिनिधि हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, जहां भारत के लोगों के लिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लिए कानून बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। और उसी संसद में चुना गया एक व्यक्ति कह रहा है कि कानून बना लो, इनको बनाने दो। इनको मतलब क्या, किसी और देश में रहते हैं क्या? ये जो इनको बना देने वाली मानसिकता है, ये खतरनाक है, तौर पर देश में है। इस पर तो अखिलेश यादव को कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बड़ा गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यूसीसी में कहीं भी किसी भी चर्चा में आया कि कल से हिंदुओं को पूजा का ज्यादा बड़ा अधिकार हो जाएगा, वो जाएंगे और उनके मंदिर में बड़े बड़े घंटे लग जाएंगे, वो खूब पूजा करेंगे और मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज नहीं करने दी जाएगी? है ही नहीं उसमें। क्या किसी के निजी जितने स्वतंत्रता के, आस्था के, अभिव्यक्ति के अधिकार हैं, उनमें किसी में कटौती हो रही? नहीं हो रही। आज के समय में हर व्यक्ति क्या चाहता है कि आधुनिक हो, बराबरी मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं किसी तरह का भेदभाव न हो। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, एक के लिए अलग तरह की टेबल मिले, एक तरह के लिए अलग तरह की टेबल मिले, बिल अलग तरह के हों, खाने पीने के सामान में अलग तरह का, आपको ठीक लगेगा क्या? इस देश के बहुसंख्यक को स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी यह सुनना पड़ रहा है कि अभी इसका वक्त नहीं आया है। कब आएगा वक्त भाई? तमाशा बना रखा है क्या? लोकतंत्र है कि कोई शरिया से चलने वाली चीज है? और अगर शरिया से चलना इतना ही है तो अफगानिस्तान की तरफ का रास्ता देखिए कहां जा रहा है, किस स्थिति में पहुंच गया है। और आप एक बात ध्यान से देखिए, ये जितने लोग हैं, आप उनकी बात छोड़ दीजिए जो कह रहे हैं कि ये मुल्ला मौलाना है, उनको छोड़ दीजिए, उनके हित होंगे, वो तो बहुत कुछ उसके जरिए हर तरह का एक गलत काम कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी बात करिए जो कहते हैं वी आर लिबरल्स, जो कहते हैं हम उदारवादी हैं, जो कहते हैं हम जितने, मतलब वो अतिरेक पे चले जाते हैं स्वतंत्रता के लिए। कहां एक तरफ वो कह रहे हैं एलजीबीटी के अधिकार, सेम सेक्स मैरिज, इस पर डिबेट करो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में एक समान अधिकार नहीं होगा, एक समान कानून नहीं होगा। यह दोहरा चरित्र है। इन दोहरे चरित्र वालों से आप बहस से निपटिए, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क या एसटी हसन या कोई भी जो कहे कि इस देश में उनको कानून बनाने दीजिए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए।
और इस पर जो चुप्पी है, बहुत सही जगह आपने इशारा किया कि इस पर जो चुप्पी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की, वो चुप्पी किस तरफ इशारा करती है, ये अपने आप में समझने वाली बात है। लेकिन विजय जी, देश के जो लोग हैं या जो हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें आप इस नैरेटिव के बारे में समझाइए। क्या वाकई में जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि कल से ही हिंदू के अधिकार बढ़ जाएंगे, मुसलमानों के अधिकार घट जाएंगे, या मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होगा? जो बताने की कोशिश की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? कि दो बातें प्राची जी, एक तो यूसीसी को लेकर या 3 तलाक को लेकर बात करें, या एसटी हसन साहब की बात करें। एसटी हसन साहब एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, वर्क साहब का भी जिक्र किया, वो है। लेकिन क्या वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की वॉइस हैं आज की तारीख में? वो खुद ही अकेले पढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, यूसीसी से पहले 3 तलाक का बड़ा मसला था। 3 तलाक को लेकर हिंदुस्तान में बहुत सारी बातें हुई। 1986 को याद कीजिए, जब शाह बानो का मसला हुआ और उसके बाद से लेकर जो लंबी लड़ाई चलती रही, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 3 तलाक पर बोले। और ये जितने नेता हैं जो अपनी अपनी सो कॉल्ड दुकानें चलाते हैं, वो 3 तलाक पर बोले कि हम किसी तरह से इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुस्तान की मुसलमान जो महिलाएं हैं, उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, वेलकम किया, और आज वो 3 तलाक कानून है। तो ये चिंता मत कीजिए, एसटी हसन साहब को हिंदुस्तान का मुसलमान मत समझिए। ये हम क्या करते हैं कि हम अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं कि ये ही मुसलमान है। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एसटी हसन या शफीकुर रहमान वर्क नहीं है, वो अलग तरीके से सोच रहा है। और यदि वो लोग ऐसा, छोटा सा हस्तक्षेप, आप कह रहे हैं कि देश का जो सांसद है वो उसको हम ना समझें? नहीं समझें, कैसे संभव हो सकता है? लेकिन उसके वही वॉइस नहीं है मुसलमानों की। नहीं, निश्चित तौर पर वो नहीं है, लेकिन नहीं है। वो सांसद है, क्या अखिलेश यादव को सीधे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उस पर मैं जा ही नहीं रहा, वो तो गलती है। और वो क्यों नहीं मानेंगे? सांसद है, संविधान की शपथ लेते हैं, कानून करेंगे, और अखिलेश यादव को देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये भूल मत कीजिए। यही भूल तो वो पैदा करना चाहते हैं, यही भ्रम तो वो पैदा करना चाहते हैं एसटी हसन साहब, शफीकुर रहमान वर्क साहब, या जो और मौलवी हैं, मौलाना है, कि वही चलाते हैं। वो क्या मुसलमानों के नेता हैं? क्या वो मुसलमानों की वॉइस है? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बार बार इस बात को ताकीद किया है, कंफर्म किया कि ये वॉइस उनकी वॉइस नहीं है। लगातार हो रहा है। पहले 10 साल से 20 साल से ये हो रहा था कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो नहीं होगा, मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे। अभी CSDS के सर्वे में और सर्वों में बताया गया, पोस्ट पोल इलेक्शन STD में, कि 8 से 10% मुसलमान उनके साथ आ रहे हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान का मुसलमान मेन स्ट्रीम में चल रहा है। यूसीसी को लेकर अभी जब 22nd लॉ कमीशन की जो आई है, जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई 1 महीने में आप अपनी बात कहिए, अपनी बातों को रखिए, तो वो सब बातें वहाँ पर आएगी, समान उस पर विचार होगा, फिर पार्लियामेंट में विचार होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक धर्म के लिए हो जाएगा। और क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करना, क्या ज़्यादा शादियाँ करना, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है? किन औरतों के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं है ना। तो इन सब पर एक बहस होगी, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहस होती रहती है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चलता रहता है। लेकिन किसी एक, ये उतना ही नुकसान हम कर रहे हैं जितना नुकसान एसटी हसन साहब करते हैं, बल्कि मैं इसको उल्टे तरीके से देख रहा हूँ कि हम उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो कह रहे हैं ना, अरे अब तो तूफान आ जाएगा। कोई तूफान नहीं आने वाला। एसटी हसन साहब भी मान जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, वर्क साहब भी मान जाएंगे, या और जो सो कॉल लोग हैं उनकी बात नहीं है। इन्हें ताकत कहाँ से मिलती है? ये ताकत वो अपनी दुकान चलाते हैं। अपनी दुकान तो वो तो कौन सा मुसलमान जो है, इनको ताकत मिलती है उन लोगों से जो CA के खिलाफ असेंबली में प्रस्ताव पास करते हैं। पंजाब में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, तो अगर एक संसद से पास कानून के खिलाफ आप विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, जिसका आपको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो दरअसल ऐसे तत्वों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। समस्या वहां है। ये लोग समस्या बाद में उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो समस्या पैदा कर रहे हैं उसको आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जोड़ने की गलती मत कीजिए। मतलब वो तो चाहते ही है कि आप ये समझें कि भाई वो मुसलमानों के नेता है, और डराकर लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश है, डराकर उन मुसलमानों को अपने समर्थन में लाने की कोशिश है। जो कह रहे थे कि राम जन्मभूमि का जब मंदिर बनने का होगा तो देश में तूफान हो जाएगा, वोट बैंक की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। 370 का एब्रोगेशन हो जाएगा कश्मीर में, तो आग लग जाएगी, लग गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।